प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अल्प दाब उच्च ताप पर या उच्च दाब अल्प ताप पर या सामान्य दाब व ताप पर या उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारी कोई भी एक रियल गैस है वह आइडियल गैस के समान व्यवहार कर रही है, तो आपको बताना होगा कि इसका जो टेम्परेचर रियल गैस का वो क्या रखा जाए, टेम्परेचर और प्रेशर, जिससे कि यह आइडियल गैस के समान व्यवहार करें। तो बताइए दोस्तों आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। यदि दोस्तों इसका राइट आंसर आपने ओ चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो आइडियल गैस होती है इसके अणुओं के मध्य दोस्तों अंतराणु फर्क से होता है वो नगण्य होता है आइडियल गैस का। तो दोस्तों रियल गैस का भी यदि अंतराणु बल हमारा शून्य करना है तो हम जानते हैं टेम्परेचर के मान बढ़ाने पर दोस्तों इसका मान कम होता है, और यदि प्रेशर का मान दोस्तों अपन कम करेंगे तो अणु क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो भी हमारा अंतराणु बल कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अंतराणु बल हमारा नगण्य होता है, तो रियल गैस का भी कम करने के लिए इसका दोस्तों जो दाब है उसको तो हमें अल्प करना होगा और जो टेम्परेचर है उसको उच्च करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी वास्तविक गैस है उसको दोस्तों जो आदर्श गैस के समान व्यवहार कर रही है तो इसका जो दाब है उसको अल्प करेंगे और ताप को अपन उच्च करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय जनित त्वरण से त्वरित आ रही है। एम द्रव्यमान का एक पिंड जो कि लिफ्ट की सतह पर रखा है क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि घर्षण गुणांक म्यू है तो पिंड द्वारा लगाया गया घर्षण बल होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास कोई एक लिफ्ट है वह जी त्वरण से नीचे आ रही है, इसके अंदर कोई एक एम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। यदि इसका जो घर्षण गुणांक म्यू है और इसको क्षैतिज दिशा में खींचते हैं तो आपको बताना कि जो हमारा घर्षण बल होगा, जो विपरीत दिशा में घर्षण प्रतिरोध लगेगा वो कितना होगा। दोस्तों इसको खुद से सोल्व करें और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपने इसका आंसर डी ऑप्शन नंबर चुना तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एम जी होता है। और दोस्तों हम जानते हैं जब कोई भी वस्तु ए त्वरण से नीचे आ रही है तो इसका जो रिजल्ट यानी परिणामी त्वरण होता है वो कितना होता है, जी माइनस के ए होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ कि यह गुरुत्वीय जनित त्वरण से नीचे आ रही है यानी जी से ही नीचे आ रही है, तो इसका जो परिणामी त्वरण हो जाएगा वो हमारा जी माइनस के जी हो जाएगा यानी कि जीरो। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर यदि हमारा जी का मान जीरो है तो यहाँ पर इसका मान शून्य रखेंगे तो हमारा जो प्रतिरोध बल यानी घर्षण बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि अभिलंब बल को दो गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि यानी दोस्तों आपके पास कोई भी यानी बॉडी है उसका दोस्तों ऊपर की ओर जो हमारा नॉर्मल फोर्स है यानी जो अभिलंब बल है उसको अपन 2 टाइम्स कर देंगे, तो आपको बताना कि जो घर्षण गुणांक है म्यू इसका मान किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या होगा। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने ए चुना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो घर्षण बल होता है वो अभिलंब बल के समानुपाती होता है, यानी कि दोस्तों ये आर है इसके समानुपाती होता है। और दोस्तों इस समानुपाती इस यानी चिन्ह को उठाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया जाता है, वो हमारा स्थिरांक होता है म्यू। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि इस इक्वेशन में दोस्तों हमारा जो म्यू है यह घर्षण गुणांक का एक स्थिरांक है, एक नियतांक है। तो दोस्तों इसका मान आर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में इसका मान नियत रहेगा। म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन में आर, इसके अनुपात के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी आर के मान को चेंज करने पर म्यू का मान परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि यह दोस्तों हमारा जो पदार्थ होता है इसकी सरफेस के जो खुरदरापन होता है इस पर निर्भर करता है, न कि इसके अभिलंब बल पर। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं हमारी दोस्तों जो चैप्टर वाइज फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज वाली सीरीज है उसी से दोस्तों मैं आपका मॉक टेस्ट बना रहा हूं। यदि आपने वो सीरीज नहीं देखी है दोस्तों उसको अच्छी तरह से देख ले। मैंने लगभग से दोस्तों आप यानी 50% चैप्टर की दोस्तों जो फिजिक्स वाइज चैप्टर एमसीक्यू है वो आपको करवा दिए हैं, तो उस प्ले लिस्ट को दोस्तों आप ज़रूर विजिट कर लें। यदि एग्जाम से पहले दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो दोस्तों आप 100% एग्जाम में फिजिक्स का दोस्तों हमारा जो पेपर होता है उसको क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो यह 80 मीटर चलकर रुक जाती है। यदि गाड़ी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसका अवमंदन बल यानी गाड़ी से रुकेगी। दोस्तों हमारी जो चैप्टर वाली सीरीज है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये सजेशन दिखा रहा है, आप यहाँ पर इस सजेशन से भी आप इसको यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों आपके पास कोई एक रेलगाड़ी है वह किसी भी वेलोसिटी से चल रही है। यदि दोस्तों इसको ब्रेक लगाया जाता है तो यह 80 मीटर की दूरी पर रुकती है। अब दोस्तों
ये इसका जो वेलोसिटी का मान है यदि अपन 2 गुना कर दें और उसके बाद भी दोस्तों उतना ही अवमंदन बल लगाएं तो आपको बताना कि यह कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, समान दूरी पर, 2 गुनी दूरी पर, आधी दूरी पर या 4 गुनी पर। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी का जो फॉर्मूला होता है ऐसे वो होता है हमारा गतिज ऊर्जा अपॉन में अभिलंब बल। यानी दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये दूरी जो समानुपाती हो वो गतिज ऊर्जा एवं अभिलंब बल की समानुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही यानी स्थिति में अवमंदन बल का मान समान है। तो दोस्तों हमारे जो विस्थापन है वो हमारा ओनली गतिज ऊर्जा के समानुपाती हो जाएगा और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा 1/2 mv² होता है। तो दोस्तों यानी रुकने में जो विस्थापन तय किया जाता है वो हमारा v² के समानुपाती होता है। यदि v के मान को 2 गुना किया गया है तो दोस्तों हमारा जो विस्थापन होगा वो उसका मान 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर v का मान अपन 2 टाइम्स करेंगे तो जो विस्थापन का मान यानी इसका स्क्वायर होकर के कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों कोई वस्तु है यदि यह यूं वेलोसिटी से जा रही है, यदि इसको ब्रेक लगाने पर यह 80 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाती है, यदि यह शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 2 यूं हो और उसी अवमंदन यानी उतना ही अवमंदन लगाया जाता है तो दोस्तों यह 160 मीटर दूरी पर जाकर रुकेगी। क्योंकि दोस्तों याद रखना जो तय किया गया जो विस्थापन है रुकने से पहले वह समानुपाती होता है यू स्क्वायर के। तो यहाँ पर यू को यदि 2 टाइम्स किया गया है तो एस का मान हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कौन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो कि आपके पास एक वस्तु है, यदि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और यह 10 मीटर की दूरी तय करती है और इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी आपको दे दिया गया 25 जूल। तो आपको बताना कि हमारा दोस्तों विस्थापन एवं जो बल है उनके मध्य में जो एंगल होगा वो कितना होगा। देखिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो पहले भी कितनी एग्जाम में पास पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो कि दोस्तों हम जानते हैं जो किया गया कार्य होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा एफ डी कोस थीटा होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको कितना दिया होगा, कार्य आपको 25 जूल दिया हुआ है और बल का मान कितना दिया हुआ है आपको 5 और विस्थापन कितना दिया हुआ है 10 और ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों इन दोनों के मध्य एंगल अपन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो कोस थीटा का मान आपको प्राप्त हो जाएगा वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2, क्योंकि दोस्तों ये हमारा इधर यानी 10 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, इधर 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/2 बच जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों कोस यदि 1/2 हो तो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोस के अंदर 60 का मान ही हमारा 1/2 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट है उसके मध्य जो एंगल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए छठवां क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को आकाश दिखाई देता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक अंतरिक्ष यात्री है, यदि दोस्तों यह वो अंतरिक्ष यान में बैठा तो आपको बताना इसको आकाश कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना जो अंतरिक्ष दिखाई देता है दोस्तों हमेशा काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यान से। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग v0 तथा पलायन वेग e में संबंध होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा एक तो जो पृथ्वी से यानी दोस्तों कोई भी एस्केप वेलोसिटी है ve एवं दोस्तों हमारी जो ऑर्बिट वेलोसिटी है v0, इन दोनों के मध्य संबंध बताना कितना होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो √2gr होता है और दोस्तों हमारी जो ऑर्बिट वेलोसिटी यानी जो कक्षीय वेलोसिटी होती है वो हमारी √gr होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिट वेलोसिटी की तुलना में √2 गुना अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिट वेलोसिटी की तुलना में √2 गुना अधिक होती है। यानी जो हमारा पलायन वेग का मान होता है वो कक्षीय वेग की तुलना में कितना अधिक होता है √2 गुना। इसको याद रखना दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से किसी कमरे के फर्श पर गिराया जाता है। यह उछलकर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। यदि गेंद को फर्श के दौरान 0.1 सेकंड का समय लगता है तो इसके दौरान औसत त्वरण होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई एक वस्तु है उसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है और यह दोस्तों यहाँ पर टकराने के बाद केवल 2.5 मीटर की ऊंचाई पर जाती है और टक्कर के दौरान दोस्तों समय लिया गया है वो भी आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना कि इस दौरान जो औसत एसिलरेशन यानी त्वरण होगा वो कितना होगा। तो आपको पता होगा कि दोस्तों
त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो v2 माइनस के v1 अपॉन में g यानी t होता है लिया गया समय। तो यहाँ से अपन देखते हैं यदि किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो औसत यानी जो त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। हम जानते हैं यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका दोस्तों वेलोसिटी होती है वो हमारी √2gh होती है। तो यहाँ से दोस्तों जो v1 का मान हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, √2g का मान हो जाएगा 9.8 और h का मान हो जाएगा 10 है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा √196 यानी 196 का रूट अपन करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है 14। तो दोस्तों v1 का मान तो हमारा 14 प्राप्त होगा। यहाँ से अब निकालेंगे अपन v2 का मान। दोस्तों यदि यह 2.5 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है तो v2 का मान हमारा हो जाएगा √2gh से, यानी ये तो जाएगा हमारा 2 और g का मान रख देंगे अपन 9.8 है और दोस्तों h का मान रखेंगे 2.5 है। यह दोस्तों हमारा हो जाएगा यानी रूट के गुणनचास है और हम जानते हैं दोस्तों रूट गुणनचास हमारा कितना होता है 7 होता है। तो दोस्तों हमारा जो v2 का मान कितना हो गया 7 है और दोस्तों यानी यदि डायरेक्शन भी चेंज हो गई है तो यानी कि हमारा माइनस के साथ हो जाएगा। तो v2 का मान हमारा कितना हो गया माइनस के साथ और अपनी घटा देंगे v1 का मान माइनस के 14 है और लिया गया समय आपके पास है 0.01। तो दोस्तों इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बच जाएगा हमारा माइनस के 21 और दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा हमारा 0.01। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर ये जाएगा हमारा 2100 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ये हमारा नेगेटिव चिन्ह ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर की ओर है इसकी डायरेक्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों इस दौरान जो लिया गया जो त्वरण होगा औसत त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 9वां क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि एक नाव 8 किलोमीटर पर घंटे के वेग से नदी पार कर रही है। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नदी का वेग होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताया गया है कि दोस्तों हमारी कोई एक नाव है, यदि वह 8 किलोमीटर पर घंटे की यानी रफ्तार से इस नाव को नदी को पार कर रही है। यदि दोस्तों हमारा जो परिणामी वेलोसिटी है वो आपको 10 दिया हुआ है तो आपको बताना कि जो हमारी नाव होगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कोई भी हमारे दो सदिश यदि परपेंडिकुलर हो तो इसका जो रिजल्टेंट है इसका जो परिणामी का स्क्वायर होता है वो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे रिजल्टेंट कितना दिया हुआ 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। v1 का स्क्वायर दोस्तों यानी जो नाव की वेलोसिटी है वो आपको कितनी दी हुई है 8 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 है और ये प्लस का हो जाएगा v2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से दोस्तों जो v2 का स्क्वायर है यानी नाव की वेलोसिटी का स्क्वायर है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, वो जाएगा 36 है। तो यहाँ से दोस्तों v2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा यदि नाव की वेलोसिटी 8 हो और यदि उसका जो परिणामी वेलोसिटी हो 10 हो तो दोस्तों हमारा जो नदी का वेग होगा वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आदर्श गैस में बॉयल के नियम का पालन होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो रियल गैस होती है उसके अंदर जो बॉयल्स का नियम होता है वो उसका पालन किस यानी प्रक्रम के अंदर होता है वो आपको बताना है। समदाबीय परिवर्तन में, समतापीय परिवर्तन में या समआयतनिक परिवर्तन में या संप्रसारीय परिवर्तन में। दोस्तों हम जानते हैं जो बॉयल का नियम है वो हमारा क्या होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी PV का मान दोस्तों हमारा नियत होता है, यही हमारा बॉयल का नियम है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो आदर्श गैस का समीकरण होता है वो PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ से दोस्तों PV इज इक्वल टू को हमें नियत करना, तो हम इसका मतलब क्या है कि दोस्तों टेम्परेचर का मान भी हमारा नियत है। तो यानी दोस्तों यह समतापीय परिवर्तन के अंदर क्या होगा कि जो आदर्श गैस है वह बॉयल के नियम का पालन करती है। यानी यदि अपन इस आदर्श गैस का समीकरण है उसके अंदर टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रखते हैं, नियत रखते हैं, तो हमारा PV इज इक्वल टू में कांस्टेंट प्राप्त होता है और यही हमारा बॉयल का नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। वो आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा। दोस्तों आपको बताने की जो हमारी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो आपको बतानी है द्रव्यमान के समानुपाती होती है, आवेग के समानुपाती होती है, आवेग की वर्तमानुपाती होती है या आवेग पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों आपको पता होगा कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो H/P होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो आवेग होता है वह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि दोस्तों लैम्डा संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता तो यह आवेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा संवेग एवं आवेग लगभग एक ही राशि होती हैं। जो हमारा संवेग में परिवर्तन होना डेल्टा P उसी को ही दोस्तों अपन आवेग कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होती है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है H/P, इसके अनुसार दोस्तों जो यह आवेग की व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रिकेट की गतिमान गेंद के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, भारी कण के लिए उपयोगी नहीं है। या दोस्तों आपको 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे डी ब्रोगली वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा था कि हर कोई पदार्थ यदि किसी भी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो दोस्तों वह एक तरंग का रूप होता है और उनकी भी दोस्तों हमारी एक तरंग दैर्ध्य होती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमारा जो तरंग दैर्ध्य है उसने दोस्तों जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। और आपको दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो संवेग यानी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2m यानी पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन पी का मान निकालते हैं तो हमारा को कितना प्राप्त होता है, रूट के 2m प्राप्त होता है। यहाँ से दोस्तों तो तरंग दैर्ध्य का जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, एच अपॉन में रूट 2m। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारी कोई क्रिकेट की गेंद है उसका द्रव्यमान m हो तो उसकी जो दोस्तों टी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में क्या क्या कार्य होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास एक साबुन का बुलबुला है, यदि आपको आर त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला बनाना है तो आपको बताना है कि इसको बनाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना जो किया गया कार्य होगा वो जितनी इसकी पृष्ठीय हो जाएगी उसके बराबर किया जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कोई भी हमारे यदि आर त्रिज्या को कोई साबुन का बुलबुला हो उसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 8πr² होता है। तो इसके कारण दोस्तों इसको बनाने में जो किया गया कार्य होगा वो भी यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना यानी साबुन के बुलबुले में जो हमारी पृष्ठीय ऊर्जा होती है आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा वो हमारी होती है। तो जितनी इसकी पृष्ठीय ऊर्जा होगी उतनी ही है दोस्तों उतनी रेडियस को बनाने में जो कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल चढ़ता है क्योंकि। दोस्तों हमारी जो लालटेन की एक बत्ती होती है उसके अंदर जो मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ता है वो आपको किस कारण चढ़ता है यह आपको बताना है। मिट्टी के तेल के प्रस्तनाव के कारण या बत्ती के आकर्षण के कारण या बत्ती द्वारा तेल पर विसरण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ने मिट्टी के तेल के प्रस्तनाव के कारण। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मिट्टी का जो तेल का जो प्रस्तनाव है उसी के कारण दोस्तों यह इसके ऊपर ऊपर चढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आज के लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है जो 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की बातें कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर जो मंदक का रूप में जो काम में लिया जाता है यूरेनियम लिया जाता है, भारी जल कैडमियम या प्लूटोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना हमारी जो नाभिकीय भट्टी होती है उसके अंदर दोस्तों जो मंदक मतलब क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो भी यानी न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर उनकी वेलोसिटी को कम करने के लिए यानी दोस्तों मंदक उसी को कहते हैं यानी वेलोसिटी को कम करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो भारी जल लिया जाता है। और दोस्तों एक होता है हमारा नियंत्रक। नियंत्रक का मान मतलब का क्या है कि दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या यदि बहुत अधिक हो जाती है तो उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है कैडमियम। तो दोस्तों याद रखना मंदक के रूप में लिया जाता है भारी जल और नियंत्रक के रूप में लिया जाता है कैडमियम की सर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एक वीडियो कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक के साथ मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।